हिंदी पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शिक्षा में भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है। तो भारत में जो शिक्षा नीति है भाषा की, वो किस रूप में जानी जाती है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला या त्रिभाषा सूत्र के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। तो भाषा की विशेषता नहीं है पूछ रखा है, तो भाषा सांकेतिक है, भाषा स्थिर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछ रखा है। तो भाषा कभी भी स्टैटिक नहीं होती, स्थिर नहीं होती, टाइम के अकॉर्डिंग भाषा में चेंज आता रहता है। तो भाषा सामाजिक भी है, भाषा व्यवस्थित भी है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रबोध किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है। तो चित्रबोध किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है। तो इस चित्र से देखकर सुनने का कौशल, बोलने का कौशल नहीं है, पढ़ने का कौशल। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, क्योंकि हम इसको देख के क्या करेंगे, पढ़ेंगे। भाई ये पेंसिल का चित्र है, तो पढ़ने की जो कौशल है वो हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव बनेगा, प्रभावशाली बनेगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई साधन नहीं है। तो कक्षाई साधन नहीं है पूछ रखा है, भाषा शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग में कौन सा जो भाषा का कक्षाई संसाधन नहीं है। तो कौन सा नहीं है, कक्षा पुस्तकालय भी है, पठन कोना भी है, कक्षाई प्रक्रियाएं जो क्लासरूम प्रोसेसेस होती हैं वो हमारी भाषा अधिगम के लिए भाषा का कक्षाई संसाधन नहीं है। शब्द दीवार भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए कौन सा सही है। तो उपचारात्मक शिक्षण या फिर रेमेडियल टीचिंग के लिए कौन सा कथन सही है। तो प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही, कि जो भी उपलब्धि है उसमें मदद देना। रेमेडी का मतलब क्या है, उपचार करना। तो उपचार में क्या हो जाएगी, मदद मिलेगी। पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं देखनी होती। उपलब्धि है तो अतिरिक्त अंक देना, अधिक अंक देकर कौन सा उसका उपचार हो जाएगा, भाई कौन से प्रॉब्लम का हल निकल जाएगा। मेवादी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना, तो सभी बच्चों पर ध्यान देना होता है, ना कि कोई ग्रुप में ऐसे ही ध्यान देना होता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है, मतलब कि उसको सपोर्ट करता है, पठन पूर्व गतिविधि, प्री रीडिंग एक्टिविटी को। तो शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण करने को कहना, सारांशीकरण करने से कौन सा भाई पठन पूर्व गतिविधि हो जाएगी, अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग। तो जो प्री रीडिंग एक्टिविटी होती है उसमें क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, पहले ही अनुमान लगाते हैं। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। व्याकरणिक संरचनाओं का और भावानुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक शिक्षार्थी को साथियों में हिंदी में बात कर रही है। भाई कोई विद्यार्थी है वो अपने साथियों के साथ तो हिंदी में बात कर रही है, लेकिन जब उसे टीचर ने बुलाया तब उसने तुरंत अंग्रेजी में बात करना स्टार्ट कर दिया। भाई एकदम से पहले वो हिंदी में बात कर रही थी और एकदम से टीचर ने बोला तब इंग्लिश में बोलने स्टार्ट हो गई। तो उसने क्या किया है, कोड स्विचिंग, परिवर्तन किया है ना। तो कोड स्विचिंग, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोड मिक्सिंग, अर्थ निकालना, अर्थ का विस्तार, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जब एकदम से भाषा में परिवर्तन आए उसी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है। तो जो भाषा कौशल है, लैंग्वेज स्किल्स, उनको मापता है, जिसमें पूर्ण तार्किक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। तो पूर्ण तार्किक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, किस में होती है वो, पठन अवबोधन में नहीं, व्यक्तिनिष्ठ। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो व्यक्तिनिष्ठ में जो भाई कोई पर्सन है, कोई बच्चा है, तो उसमें क्या होगा, उसके चारों कौशल क्या होने चाहिए, वेल डेवलप्ड होने चाहिए। LSRW, लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सारे के सारे कौशल क्या होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, जिससे वो उसको क्या करेंगे, हम माप सकेंगे उसका। तो
वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न इसको मापा नहीं जा सकता, तो इसके लिए किसकी जरूरत होती है? व्यक्तिनिष्ठ की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 7 की शिक्षिका अपनी कक्षा के 5-5 समूह में बांटकर उसकी रुचि के अनुसार विषय वस्तु का विस्तार करने वाली अलग अलग थीम देती है। भाई 5-5 समूह में बांट दिया बच्चों को और फिर उनको विषय वस्तु का भाई कोई अनुसार अलग अलग थीम देती है। तो समूह से संबंधित विचारों तथा सूचना को एकत्रित करने, मतलब जो उसने थीम दिया है उसके ऊपर बच्चों को क्या कहती है, उन जो समूह बनाए उसको भाई सूचना एकत्रित करो और लोगों का साक्षात्कार लेने, भाई लोगों से बातचीत करो, भाई क्या समस्या है, कैसे, भाई कोई रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला, कोई प्रोजेक्ट दिया है टीचर ने उन्हें, उसे समझकर रिपोर्ट लिखने के लिए कहा। भाई इसमें बच्चे कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो रहे हैं, जहाँ भी मतलब लोगों से के पास जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं वो, कोई प्रोजेक्ट मिला उन्हें, कोई परियोजना मिली है, तो परियोजना कार्य बोलेंगे इसको। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रदत्त कार्य समूह कार्य है, कभी इसमें कंफ्यूज मत होना, समूह कार्य किसके अंदर आ जाएगा? हमारा परियोजना कार्य के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है, पूछ रखा है। तो भाषा यादृच्छिक है, ये भी सही है। भाषा स्थिर है, तो अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, तो भाषा स्थिर नहीं होती, तो यही एक भाषा की विशेषता नहीं है। सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होती है, हाँ। कल्चरल एक्सपीरियंस के आधार पर होती है भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है, हाँ। भाषा को हम एक्वायर भी करते हैं और लर्न भी करते हैं, तो ये भी सही है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वही सही नहीं है और वही हमारा उत्तर भी है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परिकल्पना में यह सुनिश्चित किया गया है कि विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जाने और उन्हें सचेतन भाव से याद करें। तो स्टीफन क्रेसन ने 5 हाइपोथेसिस दी हैं, 5 परिकल्पना दी हैं, जिसमें इसमें बोल रखा है कि एक विद्यार्थी है जो व्याकरण के नियमों को जाने और उन्हें सचेतन भाव से याद करे। तो याद करना है, तो इसमें कौन सी होगी? हमारी मॉनिटर परिकल्पना। तो इसकी ये तो डायरेक्ट ही इसकी क्या है? डेफिनेशन है, तो आपको इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो जो 5 हाइपोथेसिस है उनको अच्छे से रीड कर लेना। निवेश परिकल्पना में क्या होता है? बच्चे को एक स्टेप आगे लेके जाना होता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा नॉलेज देनी होती है टीचर को। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया है? तो समग्र भाषा पद्धति में क्या होता है कि बॉटम अप पठन सिद्धांत होता है। बॉटम अप पठन सिद्धांत, जैसे कि पहले क्या करता है बच्चे, वर्ड से फिर क्या होता है? सेंटेंस से फिर पैराग्राफ से फिर स्टोरी। तो ऐसे मतलब कि हर एक मतलब वर्ड का भी मीनिंग ऐसे कंप्लीट रीडिंग करता है बच्चे। तो बॉटम अप पठन सिद्धांत आएगा जिसमें समग्र भाषा पद्धति पर विचार करता है, तो इसका बॉटम अप अप्रोच आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 7 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को भाषा के कुछ वाक्यांश देती है, जैसे कुछ वाक्यांश दिए, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। मैं ठीक हूँ, मेरे अनुसार क्या मामला है। तो ये कुछ 3 सेंटेंस दिए है शिक्षिका ने, तो इसके अनुसार वह कक्षा में उपागम अपनाती है। भाई कौन सा उपागम है जो शिक्षिका अपना रही है? तो संप्रेषणात्मक उपागम, संदर्भ में व्याकरण, रचनात्मक उपागम, कोश विषयक उपागम। भाई टीचर इसमें संप्रेषण नहीं कर रही है, संदर्भ में व्याकरण भी नहीं सिखा रही भी, इसने तो 3 ही सेंटेंस बताए, इसमें कौन सी संदर्भ में व्याकरण समझेगा? रचनात्मक उपागम भी नहीं है, स्ट्रक्चरल अप्रोच भी नहीं है ये, तो ये कौन सी हमारी कोश विषयक उपागम है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वह प्रश्न जो शिक्षार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने में समर्थन बनाता है। भाई जो टीचर ने पठन सामग्री दी है तो उसके निवेश से एक आगे जाने में समर्थन बनाएगा, तो कौन सा है, उसे क्या कहेंगे हम? तो निष्कर्ष निकालने से संबंधित, संकल्पनात्मक प्रश्न, दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। रचनात्मक लेखन,
तो ये सारे क्या हैं, गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जब बच्चा दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखेगा तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और ब कथन पर विचार करना है। ए क्या दे रखा है, अकादमिक भाषा विशेषताओं की विशेषता है जो अकादमिक विषयों के लिए विशिष्ट है। तो ए तो हमारा सही है। अकादमिक भाषा के क्षेत्र में व्याकरण, शब्दावली, भाषा के सभी विषय क्षेत्रों के विमर्श है, तो विमर्श है। तो ए और ब दोनों ही कथन हमारे क्या है, यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अकादमिक भाषा यानी कि एकेडमिक लैंग्वेज जो कक्षा में यूज हो रही है, तो उसकी विशेषता बता रखी है जो कि विशिष्ट है, टाइपिकल है। तो ए और ब दोनों ही कथन हमारे सही हो जाएंगे। किस भाषा की एक कक्षा के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त है। तो एक भाषा की कक्षा के लिए सबसे जो उपयुक्त है, सबसे जो इफ़ेक्टिव है, जो प्रभावशाली है, वो क्या है कि लक्ष्य भाषा की आकृतियों और अर्थ के बीच संबंध स्थापित करना। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो लक्ष्य भाषा हमारी टारगेट लैंग्वेज है, तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, बच्चे को अर्थ, उसके जो आकृतियाँ हैं, जो उसकी स्ट्रक्चर है और जो उसके अर्थ है, मीनिंग है, उसके बीच संबंध स्थापित करना आना चाहिए। भाई बच्चे को अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए। भाई जो वो पढ़ रहा है उसका अर्थ तो समझ में आना चाहिए, रट्टाफिकेशन तो नहीं होनी चाहिए। भाई बच्चे को पढ़ा दिया, 2 चैप्टर पढ़ा दिए, 3 चैप्टर पढ़ा दिए, बच्चे को कोई मीनिंग समझ में ही नहीं आ रहा, तो ये कोई इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो सबसे अच्छा क्या होगा, उसके बीच में संबंध स्थापित होने चाहिए, अर्थों के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ड्रिल के द्वारा आकृति, ये तो गलत हो जाएगा, भाई रट्टाफिकेशन करवा दो बार बार। गहन उपयोग, पाठ्य पुस्तक का ही गहन उपयोग, ये भी नहीं होगा इफेक्टिव। अनुवाद के माध्यम से, ट्रांसलेशन के माध्यम से गहन अभ्यास करवा सकते हैं। कितना करवाओगे अभ्यास ट्रांसलेशन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली संप्रेषण के लिए प्रेषक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए पूछ रखा है। सुनने वाले की सामाजिक आर्थिक स्थिति, यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, है तो गलत, लेकिन यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने नहीं पूछ रखा है। तो सुनने वाले की सामाजिक आर्थिक स्थिति, अब भाई आप किसी के साथ ऐसे तो नहीं ढूंढ के, अगर आप अमीर हो तो भाई ये अमीर बच्चा है मैं इसी के साथ बात करूंगा, ये अमीर बच्चा है इसी के साथ बात करूंगा, ये गरीब है इसके साथ तो मैं बिल्कुल बात भी ना करूँ, उसकी तरफ भी ना देखूँ, तो ऐसा कुछ नहीं करना। सुनने वाले का ज्ञान, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रभावशाली संप्रेषण होता है उसके अंदर रुचि लेना, कोई बात बता रहा है उसके अंदर इंटरेस्ट के साथ उसकी बात सुनना। सुनने वाले की संस्कृति और सामाजिक रीतियाँ, तो जो किस संस्कृति से है, किस सामाजिक रीतियाँ उनकी कैसे, उनके कल्चर को समझना, तो ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि उन्होंने नहीं पूछ रखा है। इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना ट्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है पूछ रखा है। तो ट्रांस लैंग्वेज के बारे में नहीं पूछ रखा है, सही। तो भाषाओं के बीच अनुवाद, भाषाओं के बीच ट्रांसलेशन तो होता है जब एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हैं। एक ही बोली जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, तो अगर 2 से अधिक भाषा बोल रहा है तो उसमें सब 2 से अधिक भाषाओं का शब्दों का मिश्रण भी तो होगा। अब कभी कभी हम हिंदी के वर्डों में इंग्लिश का वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। यह बहुभाषावाद को सुन्नत करता है। हाँ, तो मल्टीलिंग्विज्म को तो ये सपोर्ट कर ही रहा है यहाँ पे। यह शिक्षार्थी को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित नहीं रखता। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने नहीं पूछ रखा है। बच्चे को एक लैंग्वेज तक ही सीमित नहीं रखना होता, उसको मल्टीलिंग्विलिज्म के लिए बढ़ावा देना होता है ताकि उसको अच्छे से समझ में आए भाई बात क्या चल रही है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पढ़ने हैं और उनका चयन करना है। तो अभिकथन और तर्क बता रखा है। तो भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। तो भाषा अध्यापक है वो व्यक्तिपरक अधिगम योजना तैयार कर रहा है, तो ये बात तो सही है भाई। ये प्रत्येक बच्चे को समझ में आए, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो, इसके लिए भाषा जो अध्यापक है उसको योजना तैयार करनी चाहिए। भाई कौन से बच्चे को कहाँ क्या दिक्कत है, तो उसको खुद अच्छे से योजना बनाएगा तभी तो उसके लिए अच्छा एक पैटर्न बना पाएगा। नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता आती है। हाँ, जो नई भाषाओं का जब यूज होगा, मल्टीलिंग्विलिज्म है, उससे क्या होगा, शिक्षार्थी में विविधता आती है, डाइवर्सिटी आएगी, ये बात भी सही है। लेकिन जो ए है ये बी का सही कथन नहीं कर रहा, सही जो रीज़न नहीं बता रहा। दोनों बात तो अपनी जगह सही है,
लेकिन जो रीज़न है वो ए के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की जो सही व्याख्या है वो नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। तो जो प्रथम भाषा शिक्षण है, फर्स्ट लैंग्वेज है या फिर मदर टंग बोल सकते हैं, वो केंद्रीय सेंट्रल भूमिका निभाती है। सेंट्रल जो केंद्रीय भूमिका होती है वो कौन सी प्रथम भाषा निभाती है, तो किस में होती है, ये हमारे व्याकरण अनुवाद विधि में होती है, या फिर आप बोल सकते हो इसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड GTM भी बोल सकते हो इसको। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जिसमें प्रथम भाषा को क्या देती है, प्रायोरिटी दी जाती है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है और वह तमिलनाडु गया तब वह भोजपुरी नहीं बोलता। भाई तमिलनाडु में कौन भोजपुरी में बात करेगा उसके साथ, अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। अब तमिलनाडु वो सीख नहीं सकता, तो स्कूल भी जाता होगा वहाँ पे, तो उसको क्या बोलनी पड़ती है, अंग्रेजी भाषा ही बोलनी पड़ती है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का, तब अब वो अपनी प्रथम भाषा है जो भोजपुरी है उसको नहीं बोल पाता, अब नई भाषा ने उसकी जगह ले ली। तो वो कौन सी हमारी हो गई, इंग्लिश ने जगह ले ली। तो अब क्या कर रहा है बच्चा उसमें, तो बच्चा उसमें ऋणात्मक द्विभाषावाद कर रहा है, सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म बोला जाएगा इसको। अगर दोनों भाषाओं का प्रयोग अच्छे से कर रहा होता तब तो ये बाइलिंगुअलिज्म आ जाता, लेकिन एक भाषा क्या होगी यहाँ पे, ऋणात्मक द्विभाषावाद हो जाएगा ये। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी असर्शन और रीजन वाला ही है कि अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है। ये बात तो सही है, अंग्रेजी है वो एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की। रीजन देख लेते हैं, भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा, तो भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा के रूप में नहीं पढ़ाया जाता, एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज ही हो गई, तब जो रीजन है वो हमारा क्या है, गलत है। तो ए हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ए तो सही है परंतु आर गलत है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन वाला ही है, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थी को संकेत देना महत्वपूर्ण है। जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे की, उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, संकेत देना चाहिए, जिससे वो प्रत्यास्मरण कर सके, उसको भाई उसको याद आ सके। तो ये बात तो सही है, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में समृद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है। तो प्रीवियस नॉलेज से जो नई भाषा सीखने में क्या होगी, बच्चे को मदद मिलेगी। तो ये दोनों बात ही क्या है, सही है अपने आप में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसी के साथ हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। तो एक उद्देश्य निश्चित किया गया कि शिक्षार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार, जो टाइपिकल बिजनेस है, उससे संबंधित संप्रेषण कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। तो यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विद्या से मेल खाता है। तो इसने बोल रखा है, भाई टीचर ने सिखाया है कि कैसे एक जो भी टाइपिकल बिजनेस से संबंधित जो संप्रेषण करना है, तो वो कैसे करेगा बच्चा, कोई लेटर लिख के, पत्र लिख के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो एक पत्र के माध्यम से ही तो कम्युनिकेट करेगा। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र के 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए। तो कौन सा संज्ञानात्मक कौशल है इसमें कि जब बच्चों को 4 वाद्य यंत्र दिखा दिए, भाई गिटार दिखा दिया, सितार दिखा दिया, बीना दिखा दिया, बांसुरी दिखा दी, तो फिर इनके संगीत समारोह में भाई इनको कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, इसके ऊपर आपस में चर्चा करने के लिए बोला है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज के क्या करेंगे, संप्रेषण करना। तो जो ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो सृजित करना, तर्क देना, कल्पना देना, ये कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बच्चे एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे उसका। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एकल भाषी वक्ता
असमान एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचारों के भीतर वाक्य की औपचारिकता से अनौपचारिकता की स्थिति में जाते हैं। तो किस संकलन में है ये? तो इसमें क्या होएगा, कोड स्विचिंग। मैंने पहले भी बताया था आपको, जब एक भाषा में बात कर रहा है बच्चा और उसी टाइम पे कोई दूसरा उसको जब बोलता है तो वो अपनी भाषा को चेंज कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं, कोड स्विचिंग या कोड परिवर्तन। अभी पीछे भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसमें कोड स्विचिंग सीधा सीधा बोल रखा था। तो कोड मिक्सन या बोल या सामाजिक विज्ञान ये कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं मित्रता संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित है? जब बच्चे एक दूसरे के साथ अनौपचारिक या इनफॉर्मल जो क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटीज़, फ्रेंड्स, उनके साथ संबंध बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, भाषा के किस स्वरूप को दर्शाता है ये? तो ये किस स्वरूप को, अनुकूलन को नहीं, एसिमिलेशन को भी नहीं, भाषा सामाजिकरण, लैंग्वेज सोशलाइजेशन कहलाएगा ये, लैंग्वेज सोशलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन के साथ फिल्म दिखाई। तो कैप्शन के साथ फिल्म दिखाई है, तो यह फिल्म पाठ्य पुस्तकों के एक अध्याय पर आधारित है, कोई एक चैप्टर पे आधारित है। यह फिल्म कैप्शन के साथ दिखाई जा रही, इस फिल्म की किस में प्रोत्साहित करेगी, किसके लिए इनको एनकरेज करेगी स्टूडेंट को? तो ये सवर्ण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री, तो उनकी जो लिसनिंग स्किल है उनको भी बेटर बनाएगी। तो एक्टिव रूप से बच्चे क्या करेंगे, एक्टिवली उस चीज़ को देखेंगे भी, तो विद्यार्थियों को भाषाई प्रमाणिक ऑथेंटिक मटेरियल का प्रयोग करने में भी हेल्प करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सक्रिय रूप से देखना, ये भी हमारे ऑप्शन नंबर ए में ही आ जाएगा। इस तरह की फिल्में देखने से विद्यार्थी को प्रोत्साहन मिलेगा, ये भी ऑप्शन ए में ही इंक्लूड हो गया है। मौखिक संकेतों, ये भी हमारा ऑप्शन ए में ही इंक्लूड हो गया, तो ए इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? तो व्याकरण जो शब्दावली का जब वर्ड वॉल का हम प्रयोग करेंगे तो वो शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेक्षणात्मक अभिव्यक्ति से, जो शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल और क्या करेगा, जो कम्युनिकेशन में दोनों में हेल्प करेगा, जो शब्दकोशीय बिंदु है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो कही गई बातें और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की असक्षमता से पीड़ित है। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप क्या समावेशी कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे? इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? उनका एक विशिष्ट समूह बनाना नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करना, उन्हें कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ मिलाकर चलना, उन्हें कक्षा की जिम्मेदारी में शामिल करना। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ए वाले ऑप्शन यहाँ पे हम कट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इंक्लूजन में क्या होता है, एजुकेशन फॉर ऑल होता है, सभी विद्यार्थियों को शामिल करना होता है, उनको उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराना होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।